हेलो दोस्तों। आज हम अपनी दूसरी क्लास लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। और आज पिछले वीडियो में हमने भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति और वर्णमाला इतना पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला में। हमने वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया था, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो वर्णमाला जो है उसको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने स्वर बताए थे, स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है। यानी अगर व्यंजन और स्वर को मिला दें हम, तो वर्णों की संख्या कुल हो जाती है 44। लेकिन अगर कुल वर्णों की हम बात करें तो कुल वर्णों में जो है हिंदी वर्णमाला में 52 माने गए कि कुल संख्या जो है वर्णों की वो कितनी मानी गई है, 52 मानी गई है। ठीक है। अगर हम कहें तो लिखने में जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल 44 वर्णों का ही प्रयोग करते हैं, और अदरवाइज बोलने में पढ़ने में हम 52 वर्णों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आज हम पहले तो वर्णमाला से ही शुरू करते हैं कि वर्णमाला वर्णमाला से ही हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो वर्णमाला में हम सबसे पहले देखते हैं कि कुल वर्ण कितने हो सकते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि इसका जो विभाजन करते हैं वर्णमाला का दो भागों में कर सकते हैं। एक तो स्वर। स्वर स्वर मैंने बताए थे कितने, 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, और एक होता है, इसको हम दृढ़ बोलते हैं, हालांकि इसका उच्चारण अब री की तरह होने लगा है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें और क्या हो सकते हैं, ए, ए, ओ, औ, ये, यानी एक कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 11। ठीक है। यानी जो स्वर हमारे हैं वो कितने हैं, 11 हैं। ठीक है। अब इसमें से दो और आते हैं, क्या? अन और आह। ठीक है। तो ये इन दोनों को हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं, इनको एक अलग नाम दिया गया। वो नाम दिया गया आयोगवाह। इनको बोलते हैं आयोगवाह। हालांकि आयोगवाह में भी इनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग। ठीक है। अब विसर्ग और अनुस्वार का मतलब क्या है, यानी ये जो बिंदु है ये ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका जो उच्चारण होता है ना की तरह होता है। और ये जो आहा है, ये जो आहा है इसका उच्चारण कैसे होता है, हा की तरह होता है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, जैसे हम लिखते हैं, कोई शब्द लिख के देख लेते हैं, जैसे लिखते हैं अंत, तो ये ना की तरह उच्चारण हो रहा है। ठीक है। और ये जो है विसर्ग, जिसे लिखते हैं अतः, अतः, प्रातः, तो जो उच्चारण हो रहा है विसर्ग का कैसे हो रहा है, हा की तरह हो रहा है। ठीक है। तो इनका जो उच्चारण होता है इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है। 11 स्वर हो गए, 2 आयोग हो गए। अब बात करते हैं क्या, व्यंजन। व्यंजन में हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, या वर्गीय व्यंजन। इसको हम बोलते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। कितने होते हैं, तो देखिए स्पर्श, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कुल होती है 25। कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे का, ख, ग, घ और अंगा। फिर च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त, थ, द, ध, न। फिर प, फ, ब, भ, म। तो ये जो इनकी कुल संख्या होती है कितनी होती है, 25। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। तो देखिए 11 ये हो गए स्वर आपके।
2 अवयव गुणा हो गए, 25 संख्या इनकी हो गई। अब इसके अलावा 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या होते हैं? अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। अब इनके अलावा 2 और होते हैं जिनको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या है कि ये कौन से होते हैं? ये हिंदी में जो व्यंजन होते हैं एक तो इसको बोलते हैं अढ़ा और इसको बोलते हैं अढ़। ये जो 2 वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। तो ये 2 हो जाते हैं। अब इनको हम अगर टोटल काउंट करें तो कितनी संख्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे 11 ये हो गए, और फिर 2 आयोग वाह हो गए, 25 जो हमारे हुए वो वर्गीय व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 हमारे ऊष्म हो गए, और संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। अब 2 जो हुए वो क्या हो गए? उत्क्षेप हो गए। अब इनका अगर टोटल कर लें तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 3 5 3 8 8 4 12 12 4 16 16 4 18, ऐसे ही 16 4 20 2 22 का 2। ठीक है। 2 1 3 2 1 3 और 2 5, कितने हो गए? 52। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? हम लिख सकते हैं कि कुल वर्ण कितने हो गए? 52 यानी 52। ठीक है। यानी वर्णों की संख्या कितनी हो गई वर्णमाला में? वर्णमाला में कितनी हो गई? 52। इसको जरा देख लेते हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 52। यानी कुल वर्णों की संख्या अगर हम बात करें, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या इधर लिख दे रहे हैं। कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 52। कुल वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि स्वर में एक स्वर और आता है। आपने जैसे ये भी क्या है? स्वर है, लेकिन इसको हिंदी में हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये आगत, इसी को हम बोलते हैं आगत स्वर। आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ। यानी ये किसी दूसरी भाषा का, किसका? अंग्रेजी का। हम मानते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, इसलिए इसको हम आगत स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। आगत स्वर बोलते हैं, और इसको हम ग्रहित स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषा का है और हिंदी में क्या किया गया है? ग्रहण कर लिया गया है, इसलिए इसको हम ग्रहित स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक ये होता है, लेकिन इसका हम हिंदी स्वरों में इसको हम काउंट नहीं करते, गिनते नहीं है। ठीक है। यानी हम अगर बात करें कुल स्वरों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्वरों के प्रकार पर, कि स्वर किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। उनकी संख्या कितनी है, किस किस आधार पर उनको उनकी हम गणना कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। चलिए स्वर देखते हैं। स्वर की परिभाषा क्या हो सकती है? स्वर वह ध्वनियां, वह ध्वनियां जिनका, वह ध्वनियां जिनका उच्चारण, वह ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, वह ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय तथा करते समय हवा बिना किसी, हवा बिना किसी
हवा बिना किसी हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाए निकल जाए निकल जाए तथा मुख युगल से बाहर निकल जाए तथा जो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें बोले जा सकें उन्हें स्वर कहते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, बोले जा सके। अब यहाँ पे देखो पढ़ना क्या है, वह ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाए। ठीक है, फिर आगे है तथा जो स्वतंत्र रूप से बोले या उच्चारित किए जा सके। ठीक है, बोले या उच्चारित किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्वर। अब इसमें जो हमने परिभाषा पढ़ी, अब इसमें बात करी मुख से बाहर निकल जाए बिना किसी बाधा के। बाधा का मतलब, बाधा मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों को उच्चारण करते समय जब हमारी जिह्वा है वो मुख के किसी भाग से ना टकराए। जैसे कि हम कुछ वर्ण कंठ से उच्चारण करने वाले होते हैं, जैसे हम पा बोले तो कहा ओठ दोनों हमारी क्या हुई, आपस में चिपक गई। ठीक है, वैसे ही बोलिए ख, ख बोले तो क्या हुआ, जीव अंदर जाकर कंठ में लड़ी। यानी जो जिह्वा है वो मुख के विभिन्न भागों को बिना छुए हुए, जैसे बोलो आ बोले जीभ बीच में टंगी टंगी रहेगी, आ बाहर आ गया, समझे कि नहीं। फिर बोलिए अ ई ई, ऐसे उच्चारण को देखो तो क्या है कि जीव जो है हमारे मुख के विभिन्न जो अवयव हैं, जो स्थान है, उनको बगैर टच किए हुए वायु सीधे बाहर निकल जा रही है। इसलिए जो ये होते हैं कि इसीलिए हमने यहाँ पे लिखवाया कि बिना किसी बाधा के, यानी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है वायु को बाहर आने में, तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि अगर हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण करने के लिए हम स्वरों का प्रयोग करते हैं। जब तक स्वरों का प्रयोग नहीं करेंगे व्यंजन का उच्चारण करने में, तब तक उनका सार्थक प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं, क्योंकि वो स्वरों पर निर्भर करते हैं, उनका उच्चारण स्वरों पर निर्भर होता है। लेकिन व्यंजन जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हम बात करते हैं स्वरों की संख्या। ठीक है, अब देखिए स्वरों की संख्या क्या हो सकती है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है, 11। ठीक है, स्वरों की संख्या हमने पहले ही बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अब 11 कौन कौन सी होती है, ये मैंने अभी आपको पहले लिख के बताया था कि कौन कौन सी 11 स्वरों की संख्या होती है। लेकिन अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है कि जो हमारे स्वर होते हैं 11 तो होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए थे कि अगर हम मात्रा के आधार पर बात करें, मात्रा के आधार पर स्वर या स्वरों की संख्या तो मैंने कितनी बताई थी, 10। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और हम नोट करते हैं कि शुद्ध शुद्ध स्वरों की संख्या अगर पूछे तब भी कितनी होगी, 10। अब शुद्ध स्वर क्या होते हैं बेटा, जैसे हम बात करते हैं कि री, इसको ऋण पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं ऋण। ठीक है, तो अब ये जो ऋण है इसका हम वर्तमान समय में जो उच्चारण करते हैं वो री की तरह करते हैं। री का मतलब जैसे कि रा धन छोटी ई मिलकर क्या बनी, री। इसका उच्चारण हम अब इस तरह से करने लगे।
ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम पूर्णतः स्वर नहीं मान सकते, लेकिन हालांकि हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन बहुत कम ही। ये किसका, संस्कृत का स्वर है। संस्कृत में इसका बहुत बहुतायत में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में बहुत रेयर केस में होता है, अन्यथा नहीं ही होता है। ठीक है। तो ये शब्द और हिंदी में भी कहां होता है, तत्सम शब्दों में। यानी हम ये कह सकते हैं तत्सम, तत्सम शब्द, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस भी शब्द में अगर ऋण आ जाए तो वो कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द में ऋण है और आपसे पूछे कि कौन सा शब्द इसमें बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, तो उसमें अगर किसी शब्द में ऋण लगा होगा तो तत्सम शब्द होगा। ऋण शब्द जिसमें होगा वो क्या होगा, तत्सम होगा। तो इसलिए ये जो है, ये शब्द जो है ये क्या हो गया, वर्तमान समय में क्या हो गया है कि ये पूर्णतः स्वर नहीं माना जाता। क्योंकि अब यहाँ पे आपने देखा हम इसका वर्ण कैसे करते हैं, री की तरह करते हैं। तो री कैसे बना, रा और ई से, तो दो वर्ण इसमें, एक तो व्यंजन दूसरा स्वर, इसलिए इसका उच्चारण कैसे करते हैं, स्वर व्यंजन को मिला करते हैं री, इसलिए इसको हम क्या नहीं मानते, स्वर नहीं मानते। इसीलिए स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 है। कुल मात्रा के आधार पर संख्या पूछे तो 10 है। अगर कुल स्वरों की संख्या बोले, कुल स्वरों की संख्या बोले तो हम कितने बताएंगे, 11 बताएंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। चलिए, स्वरों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ प्रकार हम देखते हैं। जैसे इसका पहला प्रकार हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हेडिंग करिए, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, कितने आधार पर कर सकते हैं। तो भाई आपको पता है कि मूलतः स्वर क्या है। ठीक है, अब स्वर कितने प्रकार से हो सकते हैं, मैंने बताया था। एक तो मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, है ना। एक पुल्लिंग स्वर भी होता है, लेकिन पुल्लिंग स्वर हिंदी में नहीं होता है, वो संस्कृत में उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनका वर्गीकरण, तो इसका वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं, दो भाग में करेंगे। एक तो होते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरे होते हैं आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की बात नहीं हम करते हैं, संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, अब देखिए मूल स्वर क्या है और संधि स्वर क्या है। तो मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई, अन्य स्वर से नहीं हुई। ठीक है, मूल स्वर किसे कहते हैं कि वह स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई। इनकी संख्या अगर हम बात करें कितनी है, 4 है। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। ये जो 4 हैं ये हमारे क्या हैं, मूल स्वर। क्या है, मूल स्वर हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ऋण स्वर, ऋण स्वर, ऋण स्वर भी इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं को जड़ स्वर कहते हैं, जड़, जड़ स्वर कहते हैं। और इन्हीं को हम बीजाक्षर भी कहते हैं, बीजाक्षर। बात समझ में आई। यानी मूल स्वर को हम रूढ़ स्वर भी बोल सकते हैं, जड़ स्वर भी बोल सकते हैं, बीजाक्षर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद रखनी कि रूढ़ स्वर किसे कहते हैं। क्योंकि मूल स्वर तो आप बता सकते हैं कि ये होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि रूढ़ स्वर क्या होते हैं, जड़ स्वर क्या होते हैं, अगर उसको पेपर में थोड़ा सा भी उसका कठिन करना है तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि रूढ़ स्वर क्या है। आपने मूल स्वर तो पढ़ लिया, लेकिन रूढ़ स्वर शायद नहीं पता हो। ठीक है, तो रूढ़ स्वर, जड़ स्वर और बीजाक्षर स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर को ही कहते हैं। अब संधि का मतलब क्या होता है, जोड़, जो दो शब्दों या दो स्वरों के योग से बने हों।
संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी जो दो स्वरों के मेल से बने हैं उनको हम बोलते हैं संधि स्वर। तो आप अब इसमें क्या बचा? अब देखिए यहाँ पे 4 11 मैंने बताया कि कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। जब कुल 11 होते हैं तो यहाँ से हमने 4 तो निकाल लिए, अब बचे कितने? 7। जो 7 बचे वही हमारे क्या हो जाते हैं? संधि स्वर हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या बचा? आ बचा, ई बची, उ बड़ा ऊ बचा, ठीक है। और क्या बचा? ए बचा, ए, ओ और ओ, ठीक है। यानी कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे हो जाते हैं क्या? संधि स्वर। ठीक है। अब देखिए, अब इन संधि स्वर, अब जो ये हमारे संधि स्वर हैं इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। संधि स्वरों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? ठीक है। तो इसमें एक होता है दीर्घ और एक होता है संयुक्त। एक होते हैं दीर्घ और दूसरे होते हैं संयुक्त। ठीक है। तो दीर्घ क्या होते हैं? वह स्वर जो दो मूल स्वरों के मेल से बने हो। ठीक है, वह स्वर जो दो मूल स्वरों के मेल से बने हो। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर देख, ऊपर बताते हैं आपसे। देखिए जो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, जो ये दीर्घ स्वर है, यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो दो मूल स्वरों से बने हो, जो वे स्वर जो जो मूल स्वरों के योग से बने होते हैं। ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपको पता है, क्या पता है? जैसे कि होता है बड़ा अ, क्या होता है? बड़ा अ और बड़ी ई और बड़ा उ। कैसे? देखिए, एक होता है बड़ा अ और बड़ी ई और बड़ा उ। तो ये देखिए, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्यों दीर्घ है? अब देखिए, जैसे ये बड़ा आ है तो आपको पता है कि अपने मूल स्वर का दीर्घ है, यानी छोटा आ धन छोटा आ मिलकर क्या होना? बड़ा आ। इसलिए क्या है? अपने का, अपने क्या, वे स्वर जो मूल स्वरों के योग से बने होते हैं। तो मूल स्वर क्या है? आ है। जब आ को मिलाते हैं तो बड़ा आ बन गया। उसी प्रकार से छोटी छोटी ई धन छोटी ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगी? बड़ी ई बनती है। वैसे छोटा ऊ धन छोटा ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है। तो ये क्या है? मूल स्वर तो ये है, 2 बार मिलाए तो क्या होना? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कि जो दीर्घ स्वर बोलते हैं, जो अपने का ही दीर्घ संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि दीर्घ संधि में क्या होता है? अपने का दीर्घ बनाता है। तो वही नियम कि यहाँ ये दोनों मिलकर के अपने का ही दीर्घ बना रहे हैं, यानी ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं संयुक्त स्वर क्या हो सकते हैं। संयुक्त स्वर वह स्वर होते हैं जिनका प्रयोग जो दो अन्य विपरीत, हमें कह सकते हैं अन्य मतलब कि समान नहीं होते, समान वर्णों से मिलकर नहीं बने होते हैं, दो अन्य से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। वे कौन से होते हैं? इसको मिटा दें, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। देखिए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वे स्वर वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बने होते हैं। ठीक है। वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बने होते हैं। जैसे ए, ऐ,
ओ ओ। ठीक, ए बना है आ धन ई से, वैसे ए बना है आ धन ए से, वैसे आ धन ऊ से। ठीक है, और फिर उसके बाद ओ बना है आ धन ओ से। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये हमारे क्या है, दो अन्य। यहां पे देखो भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब होता है दूसरा। देखो आ के बाद ई आई तो ई भिन्न है ना, आ के बाद ए आया तो ए भिन्न है ना, ये दोनों सेम तो नहीं है। आ है फिर क्या है, वो है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। तो ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अब इनका उच्चारण ही बताते हैं, देखो आई, आ धन ई, आई, ऐ, आ धन ए, ऐ, ऐ, उच्चारण करके देखो आई, ऐ, उसी से पता चल रहा है। फिर औ, औ, औ यानी आ और उ, औ, फिर औ, औ, आ, उ, आ रहा नहीं आ रहा। यानी शब्दों को जब जब हम वर्णों का उच्चारण करें तो ऐसे करें कि उससे ही हमको पता चल जाए कि इसका, इसमें कौन सी ध्वनियां निकल रही हैं, और जो ध्वनियां निकल रही हैं उसी से हमको पता चल जाता है कि इनका निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है या किन दो स्वरों के मेल से हुआ है। तो देखिए हम बोल के दिखाते हैं आपको, आई, ए को हम पढ़ते हैं ए नहीं आई पढ़िए, आई पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे तो आ ई, आई, आ रहा साउंड की नहीं आ रहा। वैसे इसको देखो आए, आए, हम लोग पढ़ते हैं आए, आए, आए नहीं आ ए, तो देखो आए, आए। फिर इधर देखो औ, आ उ, औ, पढ़ते हैं आ उ, औ, आ उ, औ, फिर औ, आ धन औ, आ धन ओ, आओ, ओ, आ रहा नहीं आ रहा। तो ऐसे जब उच्चारण करते हैं तब ये क्या होता है, इससे हमें ध्वनियों का ये पता चल जाता है। कभी भी प्रश्न आ जाता है कि बताइए कि ए किन दो ध्वनियों के मेल से बना है या किन दो स्वरों के मेल से बना है। क्वेश्चन यही ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए, अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए ये जो स्वर है वो किन दो स्वरों के मेल से बना है। तभी तो पेपर भाई इतना आसान तुमसे नहीं पूछ लेगा कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, हो सकता है पूछ ले। लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर को इजी सॉरी टफ करना है तो वो क्या करेगा, ऐसे ही बनाएगा कि बताइए ए किन दो स्वरों के मेल से बना है। समझे कि नहीं, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गई, संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, और संधि स्वर क्या होते हैं, जो दो स्वरों के जो जो दो स्वरों के मेल से बने हों। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं, अब देखिए संयुक्त, अच्छा जो संयुक्त स्वर है उनके भी दो भेद हो सकते हैं। कौन कौन से, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। यही देख लेते हैं। जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो स्वर हो सकते हैं, एक तो होता है गुण और दूसरा होता है वृद्धि, वृद्धि स्वर, और एक होता है गुण स्वर। ठीक है, वृद्धि स्वर में ए ओ आते हैं, ए और ओ आते हैं। ठीक है, और वृद्धि स्वर में वे आते हैं। अब वृद्धि स्वर में जिनका जिनकी वृद्धि हो जाए, अब इनको हम वृद्धि स्वर को मिश्रित स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित स्वर। ठीक है, वृद्धि स्वर को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित स्वर भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका, इसको हम बात करते हैं कि इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। तो नंबर एक पे हम पढ़ते हैं, सॉरी नंबर दो, एक नंबर हम पढ़ चुके हैं, हाँ एक नंबर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नंबर दो हम पढ़ते हैं कि जात के आधार पर। नंबर एक पे हमने पढ़ा बनावट या रचना या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये जो हम भी पढ़ रहे थे, हम किस पे पढ़ रहे थे, नंबर एक पढ़ रहे थे बनावट रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर। जाति क्या होती है, जो एक ही जाति का हो। जाति समझते ना, हमारे समाज में बहुत सी जातियां पाई जाती हैं। बस वैसे ही उन्हीं में से हम मान सकते हैं कि हाँ कहते हैं ना कि ये एक ही जाति के हैं। दो व्यक्ति हुए एक समान जाति के तो हम क्या कहते हैं, ये एक ही जाति के।
तो बस उसी से हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि जाति, एक ही जात के कौन से वर्ण हो सकते हैं, कौन से स्वर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जात के आधार पर नंबर 2, जाति के आधार पर, तो जात के आधार पर इनका हम जो वर्गीकरण कर सकते हैं दो भागों में। इनका दो भाग करते हैं, एक होता है सवर्ण, सवर्ण या सजातीय, सजातीय स्वर, और दूसरा होता है असवर्ण, असवर्ण या विजातीय। ठीक है, असवर्ण या विजातीय, तो वे स्वर जो एक ही जात के हों या समान स्थान से उच्चारित होने वाले होते हैं, इन्हें लिख सकते हैं वे स्वर जिनका या जिसका, तो जिनका कर लेते हैं, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्थान एक हो, उन्हें क्या कहते हैं, उनका उच्चारण स्थान एक हो, एक हो, उन्हें सवर्ण या सजातीय, सजातीय वर्ण कहते हैं, सॉरी सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय कहते हैं। ठीक है, अब इस उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे आ, आ, ई धन ई, ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ, सॉरी। ठीक है, तो अब देखिए अब देखिए इसका क्या है, बोल देखिए बोल देखिए तो का जो उच्चारण है क्या है, कंठ है, तो ये क्या हो गया, तो जातीय हो गई, एक जात के हो गए, क्योंकि इनका उच्चारण क्या है, एक जैसा है आ। फिर ये क्या है, और इनका उच्चारण क्या है, कंठ, सॉरी इसको नहीं लिखते हैं, कंठ, इसका उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। अब ये देखिए ई ई ई का उच्चारण कहां हो रहा है, ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालव्य, क्या है, ये तालव्य, उ उ ओष्ठ, उ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। तो देखो ई आ क्या है, देखने में भी एक जैसे हैं, उच्चारण स्थान भी एक है, देख लीजिएगा, दो चीज समझिएगा, एक तो इनका उच्चारण स्थान भी एक है, क्या है, कंठ, और देखने में भी एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गए, सजातीय हो गए। ई को देखिए, देखने में भी एक जैसे हैं और इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, एक है, तालव्य। ठीक है, उ भी एक जैसे हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी क्या है, एक जैसा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं सजातीय या सवर्ण। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, चार, दो दो चार दो छह, इनकी संख्या कितनी है, छह है। अब देखिए विजातीय, विजातीय मतलब बस यही परिभाषा में थोड़ा सा चेंजेस होगा कि वे वे स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण भिन्न स्थानों से हो, एक मिनट, वे वे स्वर जिनका उच्चारण अलग अलग
अलग अलग स्थानों से हो। ठीक है, स्थानों मतलब मुख के विभिन्न स्थानों से हो, मुख के विभिन्न स्थानों से हो। ठीक है, यानी वह स्वर जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न स्थानों से हो तो वो क्या कहलाते हैं, विजातीय कहलाते हैं। ठीक है, दो विजातीय, जैसे हम विजातीय का हम बात करें कि जैसे हम का की बात करें, का लिख दिया, एक जगह पा लिख दिया। ठीक है, ऐसे वर्ण क्या है, विजातीय होंगे। क्यों विजातीय, इसलिए क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, कंठ है, और इसका उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। तो ये क्या हो गए, विजातीय हो गए। बोल देखिए, कोई भी वर्ण ऐसा हो इनके समान, का वर्ग में आने वाले सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक, जितने भी का, ख, ग, घ, ng, ये सब क्या है, इनका उच्चारण कहां से, कंठ से होगा। तो ये एक समान। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, फिर क्लास को छोड़ते हैं। तो इतना आपको पता हो गया होगा। अब आगे थोड़ा सा और हम देखते हैं। जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, जिह्वा जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, ठीक है, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, तो इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तीन भागों में। नंबर एक, हम अपनी जीभ के ही तीन भाग कर लेते हैं। जैसे अग्रस्वर, एक बोलते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। ठीक, अग्रस्वर, मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। तो देखिए अग्रस्वर क्या है कि वह स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से हो। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होती है ई, ए, ऐ। ये चार जो होते हैं क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मध्य स्वर की बात करते हैं। तो मध्य स्वर में भी हम लिख सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से हो। जैसे इसमें एक ही आता है, वो आता है अ, ये। ठीक है, पश्च स्वर, तो पश्च स्वर हम यहां लिखे दे रहे हैं, वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पश्च स्वर क्या होते हैं, ठीक है, इसमें लिख लो जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से हो, पिछले भाग से हो। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें को क्या क्या आ जाएगा, आ यहां आ गया, ई यहां आ गया, तो कितने जो शेष बचे वो सब कहां आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे यहां पर, वो आ जाएंगे। जैसे ये हो गया आ, आप देखो यहाँ पे ई है, ए है, ए है, और यहाँ पे आ है, तो क्या बचा, आ, बड़ा आ यानी कि, और हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है,
और हो जाएगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और हो जाएगा ओ औ, ओ औ। यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से हो वो कौन कौन से है? आ, उ, औ। कितने? 1 2 3 4 5। यानी हम सामान्य भाषा में अगर हम सीधे से बात करें इनको हमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए मध्य स्वर एक अ, ठीक। इसके अलावा जो अर्ध स्वर हैं कितने? 4। कौन कौन से? ई ए ए। ये क्या है? हमारे अर्ध स्वर हैं। और मध्य स्वर क्या है? बाकी जितने बचे हो सब इसमें चले जाएंगे, फर्स्ट स्वर में चले जाएंगे। सीधी सी बात है, बस हमें केवल इन 4 5 को याद रखना है, इसको और इसको। इसमें मध्य में तो एक ही है, इसको तो याद करने में क्या दिक्कत? छोटा आ जो है कहां आएगा? मध्य में आएगा। और जो पहले के ई ए ऐ ये किसमें है? अर्ध स्वर में है। तो इन 5 को याद कर लो, बाकी जितने शेष बचे किसमें चले जाएंगे? पश्चिम में चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्लास कल के लिए। थैंक यू।